हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम 9.1 एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हैं, जहां हमने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। इस वीडियो में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी कहानी को आगे देखेंगे, एक नया मोड़ देंगे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स विद रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स में आजकल काफी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं ले लेता हूं अपना पेन, चेक कर लेता हूं क्या वो चल रहा है या नहीं। चीजें कर ली हमने सही, ये हो गया हमारा पेन रेडी एंड मूव करेंगे हम आगे। आप लोग भी अपना सब सामान रेडी कर लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह। चलिए मूव करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर। ट्रू और फॉल्स खाली लिखना नहीं है, आपने ट्रू और फॉल्स क्यों मार्क किया है वो भी आपको बताना है इन क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, इफ P इज अ पॉइंट on the median AD of triangle ABC, then area of ABP is not equal to area of ACP। बहुत सारी चीजें, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि मुझे कुछ समझ में आ जाए। तो ये मेरा हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। अब क्या बोल रहा है वो उसमें? P is any point on median AD। तो पहले AD मीडियन बनाएंगे हम, ये हमने बना दिया AD मीडियन, ठीक है। फिर बोल रहा है P इज एनी पॉइंट, मान लो इधर पे है पॉइंट P। अब क्या बोल रहा है? देन एरिया ऑफ ABP, एरिया ऑफ ABP वुड नॉट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ACP। वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ABP इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ ACP। अब मुझे ये पता कैसे करना पड़ेगा? सर, ABP और ACP का बेस सेम होना चाहिए और परपेंडिकुलर्स के बीच में लाई करना चाहिए, तो हम उनके एरिया के बारे में बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बट लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं A के पैरेलल, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं BC के पैरेलल पासिंग थ्रू A, दूसरी बनाई मैंने BC के पैरेलल पासिंग थ्रू P। ये दो चीजें की मैंने, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा आइडिया ये है, पहले मैं प्रूव कर दूंगा कि ABD और ACD का एरिया बराबर होता है। कैसे? आपने कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, क्या है उसका नाम? मान लो हमने लिख दिया XY, ड्रॉ XY पैरेलल टू BC, ठीक है। साथ में लिख दो पासिंग, किससे? पासिंग थ्रू A। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देन हम लोग बोल रहे हैं ड्रॉ, मान लो इसको नाम दे दिया हमने PQ हो गया, XY हो गया, सपोज MN, ठीक है। चलिए अंडो, तो ड्रॉ MN पैरेलल टू BC, फिर से पैरेलल है BC के, ठीक है। पासिंग थ्रू कितना? पासिंग थ्रू P। चलो देखते हैं क्या होगा, हमारे एरिया बराबर आते कि नहीं आते। तो सबसे पहले आएंगे हम प्रूफ पे। तो अब हमें मिल जाएगा कि इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। क्या बोला मैंने? ABD एंड ACD, ठीक है। BD इक्वल टू BC लिख सकते हैं, बिकॉज क्या है? D इज, या तो पहले ये लिख दो कि AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, ठीक है। AD इज मीडियन, तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे ये मिलेगा कि BD इक्वल्स टू CD एंड द रीजन, एंड इसको हम लिख देंगे कॉमन बेस, क्योंकि हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया है किसकी वजह से हो रहा है ये हो रहा है इस वजह से कि AD इज मीडियन, ठीक है। साथ में XY इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? XY इज पैरेलल टू BD, सॉरी, XY इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर एरिया ऑफ ABD वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। वाई? बिकॉज सर दो ट्राइंगल है, इक्वल बेस है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो एरिया क्या होगा? बराबर होगा। सिमिलरली, अब आगे मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, कैन आई से दैट एरिया ऑफ BPD, ये पहले बोला मैंने कि BPD वुड बी इक्वल टू, BPD मतलब ये वुड बी इक्वल टू CPD, उसके एरिया के बराबर। क्या ये सही होगा? हां जी सर। अब देखो आपने क्या बोला, ध्यान से, आपने ये बोला कि इस पूरे का एरिया, ठीक है, इस पूरे का एरिया इस पूरे के एरिया के बराबर, एंड ये जो बीच वाले दो छोटे ट्राइंगल है उनका एरिया भी बराबर है। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट मतलब कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट,
ये जो दो बड़े बड़े ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं इधर साइड, एक इधर वाला और एक इधर वाला, सॉरी बच्चों एक मिनट, हाँ इधर वाला और इस तरफ वाला, देयर सम प्रॉब्लम विद दिस, चलो इधर वाला पार्ट, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं फिर से एक नीट डायग्राम में बनाऊं बच्चों, तो यहां पे देखो मैंने बोला पहले कि ये मेरा ट्राइंगल एबीसी था, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये दोनों बराबर, ठीक है। उसके बाद मैंने पी के जो बनाया उसकी वजह से ये दोनों पार्ट्स बराबर, तो जो रिमेनिंग होगा ये वाला पार्ट, रिमेनिंग क्या बचेगा सर, रिमेनिंग बचेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। क्या रीजन समझ में आया? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैंपल क्वेश्चन 2 है हमारा बच्चों, इफ इन फिगर 9.7 PQRS and EFRS are two parallelograms, कौन सा बोल रहा है, PQRS and EFRS are two parallelograms, then आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ MFR, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ PQRS। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो PQRS और जो ट्रायंगल है उसमें कॉमन बेस नहीं है, क्योंकि PQRS इधर पे है, ये रहा, ठीक है, और हमारा जो MFRS है वो किधर पे, MFR इधर पे है। तो इन दोनों में खाली एक पॉइंट कॉमन आ रहा है और कुछ बेस कॉमन नहीं है। लेकिन दोनों में RS नाम का जो ये जो क्वाड्रिलैटरल है, तो वो है सॉरी पैरेललोग्राम जिसका नाम है EFRS, ये कॉमन लिंक बन सकता है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम इसको प्रूफ कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले मैं कनेक्शन निकालूंगा PQRS और EFRS में, इन दोनों में कनेक्शन निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर। उसके बाद मैं MFR और EFRS में कनेक्शन निकालूंगा, ठीक है, उसमें भी होगा सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, तो एरिया में कनेक्शन क्या होगा, हाफ होगा। तो देयरफॉर आई कैन गेट टू माय कंक्लूजन। समझ में आया? क्या करेंगे हम लोग, तो शुरू करते हैं सबसे पहले, इन पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम कौन सा है दूसरा वाला, EFRS। अभी उन दोनों पे फोकस करो, ठीक है, डोंट फोकस ऑन ट्रायंगल। अब इन दोनों में देखोगे आप तो RS इज कॉमन बेस है ना, तो RS हो गया कॉमन बेस, दोनों में है। और सेकंड में बोल रहा हूं PF इज पैरेलल टू RS, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS, EF is parallel to RS, therefore you can write PF is parallel to RS। देखो मैंने बोला PQ is parallel to RS, EF is parallel to RS, तो मिला के PF would be parallel to RS। अब होगा क्या, होगा ये बच्चों कि दो पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स है, उनका एरिया क्या होता है, बराबर। तो आई कैन राइट एरिया ऑफ PQRS शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ EFRS। क्या ये समझ में आया, कहो हाँ, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब आगे मूव करेंगे हम, इस बार आ रहे हैं इन पैरेललोग्राम EFRS एंड ट्रायंगल ले रहे हैं हम अब की बार MFR, क्योंकि हमें MFR और PQRS में कनेक्शन देने वाला ये EFRS ही है। चलिए अब इन दोनों को देखेंगे आप, तो दोनों में कौन सा है कॉमन बेस, दोनों में अब की बार कॉमन बेस है FR, ठीक है, तो हम बोलेंगे FR इज कॉमन बेस, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन बेस। एंड कौन सी लाइन पैरेलल है जिनके बीच में वो आ रहे हैं, तो ES और FR के बीच में आ रहे हैं वो लोग, एंड आप बोल दोगे कि ES इज पैरेलल टू FR, ठीक है। तो एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल से, उनके एरिया में क्या कनेक्शन होता है, सर जी उनका एरिया होता है, मतलब एरिया ऑफ, अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करके लिखूं तो एरिया ऑफ MFR, ठीक है, या आप अगर और अच्छे से लिखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MFR शुड बी हाफ एरिया ऑफ EFRS। क्या ये करेक्ट है? हाँ जी सर। अब यदि वो EFRS का हाफ है तो क्या मैं PQRS से रिप्लेस कर सकता हूं उसको, क्योंकि PQRS और EFRS तो बराबर है। तो हम राइटिंग की भैया लास्ट स्टेटमेंट है एरिया ऑफ MFR शुड बी हाफ एरिया ऑफ
PQRS, क्योंकि मुझे पता है कि EFRS और PQRS बराबर हैं, ये हमने ऊपर प्रूव किया था। तो क्या हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया? हाँ जी सर, तो हमने लिख दिया ट्रू। हाँ जी सर, समझ में आया? यस सर। क्या करेंगे? स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। बच्चों नेक्स्ट सवाल में हम लोग के पास एक्सरसाइज 9.2 आ गई है सॉल्व करने के लिए, और पहला क्वेश्चन आ गया एकदम आपके सामने, ध्यान से देखिए और पढ़िए। राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर। क्या करना है? आंसर और वजह दोनों बतानी है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड X इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले बनाएंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो कुछ इस तरीके से बना देंगे। नहीं, चलिए अप्रोक्सीमेटली लग रहा है पैरेललोग्राम, आई होप सो कि चलिए ये हो गया हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या बोल रहा है वो? X इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो X इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमने मान लिया। इफ AXCD, क्या बोल रहा है? AXCD, तो पहले वो बना लेते हैं। तो AXCD ये हो गया। इफ AXCD का एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AXCD का एरिया कितना बोल दिया क्वेश्चन में? कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन क्या करना है आपको? एरिया ऑफ ABC इज 24 बताना है आपको। तो एरिया ऑफ ABC भी 24 होगा, ये आपको पता लगाना है। ये कैसे पता लगाओगे सर? अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जितना मैंने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इन अ पैरेललोग्राम अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हो तो कितना होता है एरिया? सर एरिया ऑफ ACD, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं कि इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD शुड बी इक्वल टू, पहले डायगोनल लिखते हैं, AC इज डायगोनल, ठीक है, AC इज डायगोनल। चलो अब क्या बोलेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ACD शुड बी एरिया ऑफ ABC के बराबर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब डायगोनल से पैरेललोग्राम का एरिया बराबर हो जाता है। मैंने इसको मान लिया किसके बराबर? मान लो A, ठीक है। तो मतलब मैं इस पूरे को कितना बोल सकता हूं? A बोल दिया मैंने, ठीक है। मतलब ये वाला हिस्सा भी A और ये पूरा हिस्सा भी A। अब अभी के लिए इसको इरेज कर देते हैं। अब आ जाओ इधर, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? X इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका? X इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यदि X इज मिड पॉइंट ऑफ AB तो आपको क्या मिलेगा? आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BXC, ठीक है भाई। मिड पॉइंट है तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया सर? दोनों के बेस बराबर और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाया कर रहे हैं। कौन सी पैरेलल्स? AB और CD के बीच में। तो टू ट्राइंगल्स, ओनली दीज टू ट्राइंगल्स, ये वाला पार्ट छोड़ दो अभी। इन दोनों ट्राइंगल्स का, जो कि मैं यहां पे क्रॉस करके मार्क कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया वुड बी बराबर बराबर, बिकॉज दे आर बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। लेकिन क्योंकि मुझे पता है X इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं ऐसे ही लिख के इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब दोनों का एरिया बराबर, तो मैं दोनों का एरिया A/2 बोल सकता हूं। सर ऐसे कैसे? देखो ABC पूरे का एरिया किसके बराबर था? A के बराबर, क्योंकि हमने वो मान लिया था इज इक्वल्स टू A, ठीक है। अब पूरा एरिया ये है तो ये दोनों आधे आधे हैं, तो मतलब A/2 होना चाहिए। हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से देखो, जो एरिया ऑफ AXCD है उसकी वैल्यू कितनी है? 24। अब मैं अपने इसके हिसाब से कैन आई से दैट एरिया ऑफ AXCD वुड बी इधर का A और इधर का A/2, मतलब कितना हो गया? A प्लस A/2 इक्वल टू 24 लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया? सर एक बार फिर से देखो, AXCD बना कैसे? सर एक तो पूरा ACD ले लिया जिसका एरिया होगा A, क्योंकि हमने मान लिया कि ये पूरा पैरेललोग्राम हाफ हाफ बढ़ गया तो इसका एरिया हो गया A। और दूसरा हमने ले लिया AXC, इन दोनों को मिला के तो AXCD बन रहा है ना, तो दूसरा ले लिया AXC जिसका एरिया होगा A/2, क्योंकि वो दूसरे वाले ट्राइंगल का आधा है। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 2A प्लस A/2 शुड बी इक्वल टू 24 अपॉन ये होल में आ जाएगा 2A प्लस A अपॉन 2। उधर चलोगे इसको सॉल्व करोगे तो 2A प्लस A हो जाएगा 3A इक्वल टू 24 इंटू 2। तो A की वैल्यू आएगी 24 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 48 डिवाइड बाय 3, जिसका आंसर होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया हमने। तो हमने क्या बोला? A की वैल्यू आई 16
मतलब ACD का एरिया कितना 16, मतलब ABC का एरिया कितना 16, लेकिन हमारे लिए ABC का एरिया कितना आ रहा है 24, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये हमने बता दिया कि भाई ABC का एरिया 16 आ रहा है, आपने 24 बोला, मतलब आप गलत है। समझ में आया यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या थे हमारे? चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, PQRS इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? एक सर्कल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली सर्कल बन रहा है। एक और बार ट्राई कर लेते हैं, अच्छा बना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए एक सर्कल है ABCD, सर्कल है, सॉरी उसका ABCD कहां से आएगा, सॉरी, उसमें है एक रेक्टेंगल जो कि इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट बनाओ। क्वाड्रेंट कैसे बनाओगे सर? दो डायगोनल खींच दीजिए, सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, बढ़िया पिज्जा बन गया। चलिए तो इस पिज्जा के एक हिस्से में, मतलब सपोज लो यहां पे है PQRS। क्या ये समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? ठीक है, ये बोल दिया हमने PQRS। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है वो? अब आपसे बोल रहा है कि PS की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला उसने? PS की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और साथ में क्या बोल रहा है? और साथ में बोल रहा है कि आपको बताना है कि एरिया ऑफ PAS इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि A इज एनी पॉइंट ऑन PQ। तो A इज एनी पॉइंट ऑन PQ बोल रहा है, तो PAS का एरिया कितना होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बच्चों साथ में क्या दिया? PS 5 है, मान लो PS हमने लिख दी 5, रेडियस कितना है सर्कल का? 13 सेंटीमीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूं QS की लेंथ होगी 13 सेंटीमीटर? हां जी सर, तो हमने लिख दिया QS की लेंथ 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बच्चों, आपको यदि PS का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर अगर आपने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ लिया है तो तीनों साइड्स के लेंथ के बाद हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। क्या PAS का एरिया निकालने के लिए जानकारी है आपके पास? नहीं है सर, तो किसकी जानकारी है? सर PSQ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, हम उसको पता लगा लेते हैं, A भी तो उसके आसपास ही है, तो यदि हमें PQS का अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना है तो हम PAS का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए तो PQS निकालने के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए, 5 है 13 है, ये क्या होगा सर? राइट एंगल होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? किसकी लेंथ सर? PQ की लेंथ कितनी होगी भाई साहब? सर 5 है 13 है, ऐसे नंबर्स कुछ सुने हैं जब राइट एंगल होता है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हमें क्या मिलता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसके हिसाब से PQ की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 12। क्या ये समझ में आया? हां जी सर। अब मैं PQS का एरिया निकाल सकता हूं? हां जी सर। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिख देंगे भाई साहब कि PS, पहले इरेज करो, हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS PS इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद QS इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आपने लिखा कौन सा एंगल? P इज 90 डिग्री। लिखोगे यूजिंग, किसको नाम लेंगे भाई साहब? सबसे बड़े मैथमेटिशियन का, पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कि भाई साहब PS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना? QS स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? हां जी सर। PS स्क्वायर मतलब कितना? 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो आपको पता लगाना है, और इधर आएगा 13 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे PQ स्क्वायर आना चाहिए 12 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट है मुझे पता है, इसलिए मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। पूरा करना चाहो तो कर सकते हो कि ये हो जाएगा 169 माइनस 25, 169 13 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, यहां प्लस था वहां गया इसलिए माइनस हो गया, तो PQ का स्क्वायर आया कितना? 144 विच इज 12 का स्क्वायर, तो PQ की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आई? हां जी सर। अब क्या मैं PQS का एरिया निकाल सकता हूं? हां जी सर। कैसे सर? PQS का एरिया निकालने के लिए क्या मुझे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना चाहिए? नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? बेस मान लो 5, हाइट मान लो 12, या बेस मान लो 12, हाइट मान लो 5, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ इंटू 5 इंटू 12। अब बच्चों ये हो जाएगा कितना? 2 और 12 कैंसिल, तो 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो PQS का एरिया 30 आ रहा है, लेकिन इसने बोला PAS का एरिया 30 है। ठीक है, अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है?
सर स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इफ पॉइंट ए coincides with Q। क्या लिख रहा हूं मैं? पॉइंट ए coincides with Q, मतलब A PQ पे है लेकिन कहां पे? एग्जैक्टली Q के ऊपर, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अब क्या लिखोगे? ट्रू इफ पॉइंट A coincides with Q। और बाकी केस में क्या हो जाएगा? अब आपने ये लिख दिया, मतलब टीचर को समझ आ जाएगा कि अगर वो ए जो है वो क्यू के आसपास नहीं है, क्यू के ऊपर नहीं है, ऊपर है या कम जगह पे, जैसे यहां पे है, बीच में कहीं है, तो फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। तो स्टेटमेंट हम हमारा वो करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, PQRS इज अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है? कितना है एरिया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड ए इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल QS। तो पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा सपोज पैरेललोग्राम बन रहा है कुछ इस तरीके से। चलिए क्या नाम है इसका? PQRS। एक मिनट, चलिए ये हमने लिख दिया अच्छे से, Q, ये R, ये S। चलो PQRS इज अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद कर लिया। A इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल QS। तो A को लाने के लिए पहले QS तो बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? A इज एनी पॉइंट ऑन QS, मान लीजिए यहां कहीं है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जगह देते हैं, और ये हमने बनाया डायगोनल PQ, 8 पॉइंट मान लो यहां बना दिया, थोड़ा बड़ा बन गया ASR। अब आपसे वो बोल रहा है कि ASR का एरिया, स्ट्रेट लाइन बन गई, चलो ऑलमोस्ट। तो ASR का एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या बोलोगे? सर पूरे का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि साथ में बोल रहा हूं नाउ QS, क्या बोला मैंने कि QS इज अ डायगोनल, ठीक है। In that case what happens? I can say that area of triangle QRS is equals to 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है? डायगोनल आपके पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में बांटता है जिनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे नाउ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोला मैंने? प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS या फिर AQR, क्या बोला मैंने? मैंने बोला ASR, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया मिला के किसको बना रहे हैं? मिला के बना रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैंने क्या बोला? QR जो कि बड़ा ट्राइंगल है, उसका एरिया इन दो ट्राइंगल से निकल सकता है जोड़ने पर। ही हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू में भी पढ़ा है पिछले वीडियो में कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर फिगर का एरिया उसके अंदर के दो एरियाज के बराबर भी हो सकता है। इससे क्या मैं कह सकता हूं? देयरफॉर एरिया ऑफ ASR वुड बी लेस देन एरिया ऑफ QRS। सर ये कैसे पता? बेटा दो चीजों को जोड़ के तीसरी चीज बन रही है, तो क्लियरली ये बड़ी होगी, बाकी दोनों जो सब पार्ट्स हैं वो छोटे होंगे। और मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ASR इज लेस देन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है? हाँ जी सर। क्वेश्चन में क्या बोला था उसने? सर क्वेश्चन में उसने बोला था कि ASR का एरिया 90 के बराबर है। हमने क्या पता लगाया? हमारे हिसाब से ASR का एरिया 90 से कम है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? फॉल्स। क्या ये समझ में आया? क्या रीजनिंग समझ में आई? बढ़िया। स्क्रीन करेंगे क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ABE एंड BDE आर टू इक्विलर ट्राइंगल सच दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहले ऐसा बना लेते हैं कि हमें बोला ABC, मान लो कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया ABC, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा है कौन सा? BDE। तो पहले पॉइंट D के बारे में क्या बोल रहा है? पॉइंट D है मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। और BDE, तो पॉइंट E कहां पे आएगा?
मान लेते हैं पॉइंट ई यहां कहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ई के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ऐसा ही कुछ बनना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल ट्राइंगल है। आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ बीडीई इज 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? सर मान लेते हैं कि एबीसी का लेंथ है ए, ठीक है, तो बीडी का लेंथ कितना होगा सर? a/2। क्यों भाई? डी मिड पॉइंट है ना, तो हाफ हो जाएगा। हाँ जी सर, तो लिख दिए लेट, मैं लिख रहा हूं कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी लेट बी सी बी इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया? बी सी इज ए सेंटीमीटर, तो देयरफॉर बी डी वुड बी कितना? a/2। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज डी इज मिड पॉइंट। चलिए ये लिख दिया हमने। अब एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला याद है आपको? मेरे हिसाब से अगर आपने हिलॉन्स फॉर्मूला पढ़ा है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। यदि नहीं पढ़ा है तो अभी बता देता हूं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है। तो मतलब एबीसी का एरिया कितना होगा? तो सर एरिया ऑफ एबीसी रहेगा, यहां पे लिखना है एरिया ऑफ एबीसी √3/4a², ठीक है। और एरिया ऑफ डीबीसी, डीबी कितना रहेगा? तो एरिया ऑफ डीबीई वुड बी √3/4a/2 का स्क्वायर, करेक्ट है। ए का मतलब होता है साइड का लेंथ, तो जितना साइड का लेंथ होगा उसका स्क्वायर। तो यहां साइड का लेंथ था ए का स्क्वायर, वहां साइड का लेंथ होगा a/2, तो a/2 का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? 1/4 है कि नहीं ये साबित करना है। क्या करोगे सर? √3/4 कैंसल, उधर पे आ जाएगा a² और इधर पे आ जाएगा 1/a²/4। कितना? a²/4। ये कैसे आया सर? ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे a² कैंसिल कर दिया, तो कितना बचेगा? यहां पे बचेगा 1, वहां बचेगा 1/4, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। क्या ये समझ में आया? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि a² कैंसिल, तो कितना बचेगा? 1:1/4, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ एबीसी 1 और वो हो जाएगा 1/4। तो एरिया ऑफ बीडीई इज 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। ये समझ में आया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको, इसको हम करेंगे क्लियर, ठीक। अब हम रेशियो निकालेंगे, तो एक बार दोबारा समझते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एबीसी का एरिया हो गया a² और डीबीसी का एरिया, डीबीई का एरिया हो गया कितना? डीबीई का एरिया हो गया a²/4। चलो यहां से समझो, ठीक है। तो डीबीई का एरिया मैं लिख रहा हूं 1/4 और a² की जगह मैं लिख रहा हूं एबीसी। अब करेक्ट है? अब एक्सप्लेनेशन सही है। मैंने क्या बोला? डीबीसी इज a²/4। कैसे भाई? सब कुछ तो कैंसिल हो गया ना। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला कि √3/4 कैंसिल, a² इज द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो मैंने डीबीसी के एरिया में a² की जगह रिप्लेस कर दिया एबीसी, तो डीबीई का एरिया इज 1/4 ऑफ एबीसी। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, इन फिगर 9.8, जो कि ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर। ABCD एंड EFGD आर 2 पैरेललोग्राम्स। 2 पैरेललोग्राम दिए, कौन सा? ABCD एंड EFGD, ठीक है। क्या बोल रहा है? G इज मिड पॉइंट ऑफ CD। G इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ऐसा वो बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि जितना वैल्यू CD का है उसका आधा वैल्यू किसका होगा? GD का होगा। अब बोल रहा है एरिया ऑफ DPC, एरिया ऑफ DPC इज हाफ एरिया ऑफ EFGD। यहां पे अब मैं इतना तो साबित कर सकता हूं कि एरिया ऑफ DPC और ABCD में कनेक्शन है। कैसे? देखो जरा ध्यान से। DPC और ABCD में कनेक्शन ये है कि दोनों सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो देयरफॉर उनके एरिया में कनेक्शन होगा कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। लेकिन EFGD और ABCD में कनेक्शन नहीं है, तो अब क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे? सिंस, पहले आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि ABCD और DPC में क्या कनेक्शन है, उसका लिखोगे सिंस पैरेललोग्राम ABCD एंड EFGD, ठीक है, डू नॉट लाई ऑन सेम बेस। ये अच्छे से लिखना। क्या लिखना? डू नॉट, कैपिटल में से बड़ा बड़ा लिख देना, डू नॉट लाई
ऑन सेम बेस ऑल्दो दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, लेकिन हम वो लिखेंगे नहीं, डू नॉट लाई ऑन सेम बेस, देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसीडी इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ ईएफजीडी। ठीक है, लेकिन हम ये लिखने से पहले चाहे तो पहले ये प्रूफ कर सकते हैं कि एरिया ऑफ डीपीसी इज हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। सर ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, डीपीसी और एबीसीडी का सेम बेस है डीसी, सेम पैरेलल, डीसी इज पैरेलल टू एबी। तो दो फिगर्स, एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम, जिनका बेस सेम है लेकिन और लाइंस भी पैरेलल है, उनके एरिया में क्या कनेक्शन होता है कि ट्राइंगल का एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ एबीसीडी। लेकिन क्योंकि एबीसीडी और ईएफजीडी बराबर नहीं है, इस वाले स्टेटमेंट से और इस वाले स्टेटमेंट से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि एरिया ऑफ डीपीसी इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ कितना ईएफजीडी। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर? इजीली हमने प्रूफ कर दिया। हाँ जी सर, क्या करेंगे सर? स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे आगे। मूव करने के लिए आगे बच्चों हमारे पास सवाल तो खत्म हो गए लेकिन जानकारी खत्म नहीं हुई है। बच्चों हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल के अलावा वेबसाइट भी है जहां पे आप अलग अलग क्लास का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 9th के बारे में पढ़ना है तो क्लास 9 के टैब पे क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाएंगे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस पे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप उसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 9th एग्जाम्पलर पढ़नी है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट टू चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कीजिए और इस चैप्टर के अंदर के सारे वीडियो, सारे एक्सरसाइज के वीडियोस आपको अवेल वहां पे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करना चाह रहा हूं, मैंने उस पर टैब क्लिक किया और यहां पे आपको वीडियो मिल जाता है जहां पे मैं दिख रहा हूं आपको एक अजीब सी शक्ल के साथ कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए। समझ में आया? ये जानकारी यहां पे होती है समाप्त और हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें है हमारे वीडियो का अंत। इस वीडियो में हमने बच्चों क्या देखा? इस वीडियो में हमने बहुत ही शानदार तरीके से 9.2 एक्सरसाइज को खत्म किया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने ट्रू और फॉल्स देखे विथ रीजनिंग, तो यहां पे आपका रीजनिंग स्किल्स डेवलप होता है काफी अच्छे क्वेश्चंस की वजह से। अगले वीडियो में हम बच्चों इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करेंगे, लेकिन इस बार होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हिच आर अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तब तक के लिए प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड।